हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का अपवाह तंत्र। भारत का अपवाह तंत्र हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं भारत का अपवाह भारत का अपवाह तंत्र। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अपवाह मीन्स क्या होता है। यानी ये अपवाह मीन्स क्या होता है, यानी अपवाह का अर्थ क्या होता है। इंग्लिश में से करते हैं ड्रेन सिस्टम इन इंडिया। तो हम लोग देखते हैं ये अपवाह क्या है। तो हम लोग जानते हैं जो हमारी पृथ्वी का अर्थ सर्कल से है, यानी जो धरातल है, ये जो धरातल है इस पे बहने वाले जल को ही हम क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। यानी धरातल पर जो जल का बहाव है, धरातल पर जो जल का बहाव है उसे हम क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। जो जल इधर से उधर या इधर से उधर जो जल धरती पर यानी पृथ्वी पर जो बहता है, जो उसका बहाव है, या प्रवाह है, उसे हम क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। जब यही बहाव या प्रवाह एक जाल बन जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अपवाह तंत्र कहते हैं। तो क्लियर हो गया कि अपवाह क्या है। यानी धरातल पर जो जल का बहाव है उसे हम अपवाह कहते हैं। जब यही बहाव एक जाल बन जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। चलिए, अब हमारे भारत में दो तरह का अपवाह तंत्र है, ठीक है ना। अब बात ये भी आती है कि ये अपवाह तंत्र कितने प्रकार का होता है, किसके द्वारा होता है। यह अपवाह तंत्र किसके द्वारा होता है, तो जो धरातल पर, यानी जो धरातल पर अपवाह तंत्र है वह नदियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वह नदियों के द्वारा होता है, ठीक है ना। यानी धरातल पर जो अपवाह है वह किसके द्वारा होता है, नदियों के द्वारा होता है, ठीक है। अब हम लोग भारत का अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं, इसलिए हम देखते हैं कि भारत में जो नदियां होती हैं वह अपवाह तंत्र के बेस पर, आधार पर वह दो तरह की होती हैं, ठीक है ना। भारत में जो अपवाह तंत्र है वह दो प्रकार का है। एक होता है जो है हिमालय तंत्र की नदियां, और दूसरी क्या होती हैं, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, ठीक है ना। तो भारत का अपवाह तंत्र में हम पढ़ेंगे, यहाँ पर एक है हिमालय तंत्र, और दूसरा क्या है, प्रायद्वीपीय, ठीक है। अब हम देखते हैं हिमालय तंत्र क्या है और प्रायद्वीपीय तंत्र क्या है। जो नदियों का उद्गम स्थल है उसके आधार पर इन नदियों को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है हिमालय तंत्र और एक है प्रायद्वीपीय तंत्र, ठीक है। तो जो हिमालय तंत्र की नदियां हैं उन्हें हम हिमालय तंत्र, और जो प्रायद्वीपीय तंत्र यानी जो प्रायद्वीप यानी पठारे से जो नदियां निकलती उन्हें हम प्रायद्वीपीय तंत्र की नदियां कहते हैं, ठीक है ना। यानी हिमालय से निकलने वाली नदियों को हिमालय तंत्र और पठारों से निकलने वाली नदियां को हम प्रायद्वीपीय तंत्र में कहते हैं, ठीक है ना। हम
जो हिमालय तट की नदियां हैं इनकी विशेषताओं को हम देख लेते हैं और उसी तरह फिर देख लेते हैं प्रायद्वीपीय तट की नदियों को। ठीक है ना? तो हिमालय तट की जो नदियां होती हैं इनका जो स्रोत होता है वह क्या होता है? वह होता है ग्लेशियर। यानी हिमालय तट की नदियों का जो स्रोत है वह क्या है? उद्गम वो क्या है? ग्लेशियर है। अब बात आती है ग्लेशियर किसे कहते हैं। ठीक है ना? जो बर्फ के बहुत बड़े भूभाग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। यानी जो हिमालय तट की नदियों का उद्गम जो स्थल होता है वह कहां से होता है? वह ग्लेशियर से होता है। ठीक है ना? अब ये नदियां विसर्ग बनाती हैं। कौन सी नदियां? यानी हिमालय तट की नदियां विसर्ग बनाती हैं। विसर्ग मीन्स ये टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से आपके सांप जब चलते हैं उस तरह के इस तरह से आकार में उसे ये नदियां क्या बनाती हैं? ये विसर्ग बनाती हैं। ठीक है? ये नए मार्ग बनाती हैं। ये नए मार्ग बनाती हैं। क्या होती हैं? ये नए मार्ग बनाती हैं। ये युवावस्था वाली होती है। युवावस्था वाली नदी। ठीक है ना? ये कैसे होती हैं? ये युवावस्था में अपने यंग होती हैं और इसीलिए ये विसर्ग बनाती हैं, नए मार्ग बनाती हैं, युवावस्था वाली होती हैं। और इन नदियों में गर्मियों में बाढ़ क्या होता है? बाढ़ आ जाती। ठीक है ना? गर्मियों में इन नदियों में क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। क्योंकि गर्मियों में ग्लेशियर जब पिघलता है तो इनका वेग बहुत ज्यादा होता है और इससे क्या होता है? गर्मियों में यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। हिमालय तट की नदियों को पूर्ववर्ती नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। ठीक है ना? और हिमालय तट की नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। यानी डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण करती है यानी डेल्टा बनाती। ठीक है? तो यह है हिमालय तट की नदियों का विशेषताएं। यानी ये विशेषताएं होती हैं इन नदियों में। ठीक है ना? इन नदियों के इस हिमालय तट की नदियों का जो जल प्रवाह का क्षेत्र होता है वह कैसा होता है? वह बहुत बड़ा होता है। ठीक है? अब हम लोग देख लेते हैं प्रायद्वीपीय तट की नदियों को। ठीक है ना? जब प्रायद्वीपीय तट की नदियों को देखते हैं तो देखते इनका जो स्रोत होता है वह क्या होता है? वह झरना होता है। ठीक है ना? इससे इनका स्रोत क्या होता है? ये झरना होता है। ठीक है ना? झरना क्या? झरना का जो वाटर होता है, पानी होता है, वो कैसा होता है? वह भूमिगत होता है। ठीक है ना? तो झरना होता है और यह वृद्धावस्था को प्राप्त करती है। ये क्या है? ये वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुकी रहती हैं। यह विसर्ग नहीं बनाती हैं। ये नदी क्या होती है? विसर्ग नहीं बनाती हैं। ठीक है ना? ये गर्मियों में क्या होती हैं? गर्मियों में सूख जाती है। क्योंकि गर्मियों में क्या होता है? जो वाटर लेवल होता है वह बहुत नीचे हो जाता है। यह गर्मियों में सूख जाती हैं और यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। यह एस्चुरी बनाती है। यह एस्चुरी का निर्माण करती है। ये डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है ना? डेल्टा एस्चुरी में क्या अंतर है? एस्चुरी ये होता है जब कोई नदी किसी ऊंचे ढाल से नीचे गिरती है तो वह एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है ना?
यानी नर्मदा हो गई, आपकी ताप्ती हो गई, ये नदियां कैसी है, ये कच्छ की खाड़ी में गिरती हैं, समुद्र नीचे होता है और ये ऊपर से आकर गिरती हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, आपकी नदी जो आ गई, महानदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, गंगा नदी हो गई, ये क्या होती हैं, ये बहुत ऊंचे से नहीं गिरती हैं और इसलिए इसका निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है ना। अब इन नदियों को हम अनुवर्ती नदी कहते हैं। इन नदी को हम क्या कहते हैं, अनुवर्ती नदी कहते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है आपकी हिमालय तंत्र की नदी और जो है प्रायद्वीपीय तंत्र की नदी है। ठीक है ना। अब हम आके देखते हैं जो हिमालय नदियां हैं, इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। जो हिमालय नदियां हैं, इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है ना। प्रायद्वीपीय तंत्र की नदी है, इनको हम 3 भाग में बांटते हैं। पहला है सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। ठीक है। दूसरा है आपका गंगा नदी तंत्र और तीसरा आपका है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र नदी ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये 3 नदियां आपकी हैं। ठीक है ना। अब ये नदी तंत्र यानी सिंधु नदी और उसकी जितनी सहायक नदियां हैं वो सिंधु नदी तंत्र में आए, यानी सिंधु नदी तंत्र दिया गया है। तो इसमें यह है कि सिंधु और उसकी जितनी सहायक नदियां हैं वह जो है इस सिंधु नदी तंत्र में आएंगी। ठीक है ना। तो हम लोग एक एक को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र में हम सबसे पहले देखते हैं एक सिंधु नदी ये है, इसमें यानी सिंधु नदी को हम लोग पढ़ेंगे। सिंधु नदी, उसके बाद इस सिंधु नदी में हम नीचे आएंगे सतलज नदी, इसके बाद व्यास नदी, व्यास नदी के बाद आएंगे हम देखेंगे रावी नदी, चिनाब नदी और सबसे ऊपर में आती है झेलम। ठीक है ना। यानी अब हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र में। तो सिंधु नदी तंत्र में देखेंगे सिंधु नदी है मेन नदी, इसकी सहायक नदी में सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम नदी। ठीक है ना। उसी तरह हम लोग फिर देखेंगे गंगा नदी तंत्र, फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और यहां तक ले गए हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में हम लोग देखते हैं। तो इसमें नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई नदी, ये सब प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में आएंगे। ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं सिंधु नदी तंत्र, यानी सिंधु नदी तंत्र को देखते हैं। तो देखते हैं सिंधु नदी। ठीक है। जो हिमालय की तंत्र की, जो हिमालय क्षेत्र की जो नदियां हैं
उन नदियों में हम लोग देखेंगे सिंधु नदी तंत्र, यानी सिंधु और उसकी सहायक नदी। सिंधु उनमें से सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इसको हम कहते हैं सिंधु नदी तंत्र। तो उसमें सिंधु नदी तंत्र है, तो सिंधु नदी तंत्र में हम पढ़ेंगे सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों में तो बात आती है सतलज नदी, फिर आती है व्यास नदी, फिर आती है रावी नदी और फिर आती है झेलम। ये जो नदी है झेलम के पहले एक नदी और है, इसको हम कहेंगे चिनाब नदी या चिनाब नदी, चिनाब या चिनाब नदी। और उसके बाद आती है झेलम। ठीक है ना, ये नदियां हैं, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। और ये नदियां जो सिंधु है उससे बाईं ओर आकर मिलती है, बाईं ओर की नदियां हैं। ठीक है ना, अब हम देखते हैं सिंधु नदी उद्गम स्थल, यानी सिंधु नदी का उद्गम स्थल। उद्गम कहां से, सिंधु नदी कहां से निकलती है? तो तिब्बत में के कैलाश पर्वत पर एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। ठीक है, कैलाश पर्वत पर, तिब्बत के कैलाश पर्वत पास एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील, यानी सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती। ठीक है ना, अब यहां पर हम देख लेते हैं, मैप में आते हैं, तो मैप में देखते हैं यहां पर देखते हैं ये तिब्बत एरिया है, तिब्बत का एरिया है, यहीं पर है मानसरोवर झील और यहीं से ये नदी इस तरह से निकलती है और फिर ऊपर की तरफ जाती है और फिर यहां पहुंचती है। ये भारत का हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, और जम्मू कश्मीर में यह डमचौक स्थान से इंटर करके प्रवेश करती है भारत में, और यहाँ से होते हुए ये पहुंचती है जम्मू कश्मीर में, पूरी तरीके से जाती है। ठीक है ना, इस जम्मू कश्मीर से होते हुए यह फिर यहाँ पहुंचती है बलूचिस्तान से गिलगित होते हुए, उसीलकोट होते हुए, चिल्लास को छोड़ते हुए वह पाकिस्तान प्रवेश करते हुए तो फिर आगे निकल जाती है और यहाँ ये पहुंचती है इस्लामाबाद से होते हुए वह कराची के पास जाकर अरब सागर में क्या होती है, समाहित हो जाती है। ठीक है ना, तो हमको पढ़ना है, भारत का पुरातन पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि उद्गम स्थल मानसरोवर झील है, और मानसरोवर झील यानी इसको हम यहाँ पर थोड़ा इमेज कर लेते हैं, यहाँ देखते हैं, तो यहाँ से जो है निकलती है और जम्मू कश्मीर के डमचौक स्थान से जो है क्या होती है, भारत में प्रवेश करती है, और वहां से होते हुए जम्मू कश्मीर से बहते हुए ये आगे बढ़ती है और पहुंच जाती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बहती है ये नदी, और पाकिस्तान से कराची पोर्ट होते हुए अरब सागर में चली जाती है। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे इसमें आगे कि सिंधु नदी यानी सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वह कहाँ है, वह मानसरोवर झील है। ठीक है ना, वह कहाँ पर है, मानसरोवर झील है, यानी वह
प्रवेश कहाँ करती है? भारत में प्रवेश, भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? तो लिखेंगे दमचौक। दमचौक का स्थान है, ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में वो जो है क्या करती है? वह प्रवेश करती है। ठीक है ना? अब बात आती है फिर आगे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि सिंधु नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है ना? तो केवल एक ही राज्य है, वह कौन सा राज्य है? वह है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर। क्लियर है? कश्मीर। क्लियर है? और यहां से होते हुए वो कहां चली जाती है? फिर वो पाकिस्तान में चली जाती है। हम भारत का पढ़ रहे हैं, इसलिए भारत तक पढ़ेंगे, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो वो कहां चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है, और पाकिस्तान में जाकर वह जो है अरब सागर में गिर, अंत में वो कहाँ गिरती है? यानी कहाँ गिरती है? वो कहाँ समाप्त होती है? वह अरब सागर। ठीक है ना? अरब सागर, पाकिस्तान से होते हुए वह अरब सागर में क्या होती है? वह गिर जाती है, यानी ये भाग लेते हैं पाकिस्तान। क्लियर है? कराची पोर्ट है, लास्ट पड़ता है, वहां से वो कहाँ चली जाती है? वह अरबियन सी में क्या करती है? समाहित हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की जो लंबाई है टोटल, वह 2880 किलोमीटर। जो टोटल इसकी लंबाई है वह कितना है? 2880 किलोमीटर है। यानी जो है सिंधु नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 880 किलोमीटर लंबी ये है। क्लियर है? अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी सहायक नदी। ठीक है ना? इसके बाद हम देखते हैं इसकी सहायक नदी को। ठीक है ना? तो सहायक नदी में हम आ जाते हैं। इसके सहायक जितनी नदियां हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो सहायक नदियों में हम शुरुआत करते हैं सतलज नदी से। इससे करते हैं सतलज नदी से। कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन, भारत की वो कौन सी नदियां हैं, कौन सी नदियां ऐसी हैं जो बाहर से आकर भारत में प्रवेश करती है, हिमालय को काट कर भारत में प्रवेश करती हैं? तो ऐसी 3 नदियां हैं। पहली है सिंधु, दूसरी है सतलज और तीसरी है ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीनों नदियां बाहर की नदियां हैं, इनका उद्गम स्थल बाहर है, अपने देश से बाहर है। ये हिमालय को काटकर भारत में प्रवेश करती हैं। ठीक है? तो हम देखते हैं सतलज नदी। सतलज नदी, ठीक है? जो सतलज नदी है, वह सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है, यानी जो उद्गम स्थल है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सतलज नदी का उद्गम स्थल यही मानसरोवर के निकट। ठीक है? इसी मानसरोवर के निकट एक जो है दूसरी झील है, उसका नाम है राकस ताल। उसका क्या नाम है? राकस ताल। ठीक है ना? और यह जो है यहाँ राकस ताल है। सतलज नदी यहाँ राकस ताल से निकलती है और फिर आगे बढ़ती है, और जैसे ही हिमाचल प्रदेश में जाती है तो हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है सीप किला दर्रा, और वह सीप किले दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, और फिर यहाँ से ये बहते हुए यहाँ से ये बहते हुए
ये पहुंच जाती है कहाँ? ये पहुंच जाती है पंजाब में, और पंजाब से होते हुए ये नदी कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान। ठीक है ना? तो आपने देखा कि किस तरह से सतलज नदी का जो है उद्गम स्थल है। तो लिखेंगे उद्गम स्थल में सतलज नदी का राकस सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राकस ताल है। ठीक है ना? और वो भारत में प्रवेश कहाँ करती है? भारत में प्रवेश किस दर्रे से करती है? वो था सितकिला दर्रा। सितकिला दर्रा ये कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। यानी सितकिला दर्रा से वह भारत के हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और फिर हिमाचल प्रदेश से वो कहाँ चली जाती है? पंजाब में चली जाती है, और पंजाब से फिर वो कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में। ठीक है ना? पाकिस्तान में बाद में और ये दूसरी नदी से मिल जाती है, और मिलने के बाद यह भी पाकिस्तान सिंधु में जाकर मिल जाती है। ठीक है ना? तो यह है सतलज नदी। पूछता है कभी कभी सतलज नदी भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है? तो 2 राज्यों से होकर बहती है, एक हिमाचल प्रदेश और दूसरा क्या है? पाकिस्तान है। एक हिमाचल प्रदेश और एक क्या है? पंजाब। यानी पंजाब और हिमाचल प्रदेश में जो है ये सतलज नदी बहती है। ठीक है? अब देखते हैं कि जो सतलज नदी है, ठीक है ना, वो देख लीजिए आप यहाँ। जो सतलज नदी है, यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश है और आपका यहाँ नीचे पंजाब है। ठीक है ना? तो ये नदी यहाँ सितकिला दर्रा से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है? हिमाचल प्रदेश में बातें हुए ये आगे आती है कहाँ पर? पंजाब में आती है। तो ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश का जहाँ बॉर्डर है, वहीं पर एक बांध बनाया गया है पंजाब में, जिसे कहते हैं आगरा नांगल बांध। ठीक है ना? यानी पंजाब में बॉर्डर के पास ही हिमाचल प्रदेश के एक बांध बनाया गया है, जिसका नाम है आगरा नांगल बांध, और ये वहीं पर बांध है। तो पूछ देता है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? वह सतलज नदी पर है। और किस राज्य में है? तो ये कहाँ पर है? पंजाब। ठीक है? तो ये सतलज नदी पर एक बांध बनाया गया है पंजाब में, भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है? जो